हमारे ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम धांसू हस्ती प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर के आए हैं डीजी विशेष जांच यूपी पुलिस श्री चंद्र प्रकाश जी के पास। श्री चंद्र प्रकाश जी बहुत ही डेड ऑनेस्ट और जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स में आपका नाम आता है। आपने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 12 जिलों में कप्तानी की है और तकरीबन 5 जिलों के 5 जो बड़े ज़िले हैं जिनमें आईजी होते हैं, आप आईजी रेंज रहे हैं और बहुत कुछ आपने किया है और आज भी आप अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं श्री चंद्र प्रकाश जी से, जो नाम देश और दुनिया में किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। सर, इंडिया न्यूज़ हिंदी में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बिहार के सीवान ज़िले से हैं और आपने नौकरी आईटी की, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियर आप जो है दिल्ली से किया। उसके बाद आपने मारुति ज्वाइन की, फिर आपने बीएचएल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आपने रेलवे ज्वाइन किया और उसके बाद आप 89 में सिविल सेवा में आ गए। इसका थोड़ा संक्षेप में बताएं क्या? जी, 1984 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। ठीक है। और उस समय जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता था, इंजीनियरिंग सर आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से करी। किस सब्जेक्ट में की थी सर? मैकेनिकल से। मैकेनिकल। उस समय तो बड़ी बात थी मैकेनिकल में करना। नहीं, उस समय तो क्या, अभी भी मैकेनिकल इंजीनियर तो मैं तो मानता हूँ कि मदर ऑफ इंजीनियरिंग है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हर जगह जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो मशीन हो या कोई काम हो इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसकी हर जगह आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय भी इम्पोर्टेंट था और आज भी इम्पोर्टेंट है। तो इंजीनियरिंग जब करते थे तो दिल्ली में जहाँ मैं रहता था उस तरफ सिविल सर्विस से कोई चार्ज नहीं होता, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सिविल सर्विस की तरफ जाऊँगा। ठीक है। एक उस समय ये होता था कि किसी तरह से हम मारुति उद्योग लिमिटेड में नौकरी मिल जाए, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी जॉब मानी जाती थी उस समय। अपकमिंग कंपनी थी, नई नई बनी थी और प्रोस्पेक्ट्स उसके बहुत अच्छे थे और फॉर्चुनेटली उसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो मैंने कुछ समय मारुति में काम किया, लेकिन किन्हीं कारणों से अनुभव भी नहीं था और कुछ ऐसी वो परिस्थितियाँ बनी कि हमको मारुति छोड़नी पड़ी। वो कुछ बॉन्ड वॉन्ड भरवा रहे थे वो लोग। ठीक है। तो आप फिर तो मारुति छोड़ के मैंने बीएचएल ज्वाइन कर ली। बीएचएल भी कॉलेज के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। तो बीएचएल हमने ज्वाइन कर ली। बीएचएल में करीब मैं सवा साल रहा। ठीक है। और वहाँ पे रहते रहते मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करी। ठीक है। और रेलवेज में सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। रेलवेज में सिलेक्शन हो गया। रेलवे में सिलेक्शन होना एक बड़ी उस समय कामयाबी थी। बड़ी कामयाबी थी। हाँ, जिस तरह के बैकग्राउंड हम लोगों की, तो उसमें रेलवे में सिलेक्शन होना एक बड़ी कामयाबी थी। ठीक है। और फिर मैंने बीएचएल छोड़ के रेलवे ज्वाइन कर लिया और मेरी ट्रेनिंग हुई थी खड़गपुर में। ओके, आईआईटी खड़गपुर। नॉट आईआईटी खड़गपुर, हाँ, जहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में आईआईटी है, वहीं पर रेलवे का भी। तो वहीं पे रेलवे का भी हम लोगों का जो मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो बेसिक कोर्स होता है वहाँ पे करवाया जाता था उस समय। तो 9 महीने करीब मैं वहाँ पे रहा। ओके। वहाँ वहाँ पे रहते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे अधिकारी जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे, उस समय प्रोबेशनरी ऑफिसर उनको बोला जाता था, वो सिविल सर्विस की तैयारी करते थे। ठीक है। तो हमने भी सोचा कि ये लोग तैयारी कर, हमने भी तैयारी करी। वेरी गुड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरी पोस्टिंग जबलपुर में एज एएमई कैरेज एंड वैगन हो गई थी, तो मेरी पोस्टिंग हो गई, मतलब सिविल में सिलेक्शन हो गया आपका। तब वो एक बड़ा डिलेमा था कि ज्वाइन करूं कि ना करूं। लेकिन फिर वहाँ पे कुछ ऐसा रेलवे में वाकया हुआ यूनियन का। तो एक हमारे वहाँ पे रेलवे में क्या होता है कि उस समय जबलपुर में स्टीम लोकोमोटिव जो होते हैं ना, स्टीम के इंजन, ये फेज आउट हो रहे थे। फेज आउट का मतलब है कि ये धीरे धीरे रेलवे से वापस ले जा रहे थे और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था
प्लस डीजल इंजन की संख्या रेलवे में बढ़ रही थी। ठीक है। तो स्टीम लोको पे जो लोग काम करते थे, जो उनके ड्राइवर्स थे, असिस्टेंट ड्राइवर्स थे और लोग थे, और वो खाली होते जा रहे थे। तो मैं इंचार्ज था कैरिज एंड वैगन शेड का जबलपुर में, तो वहाँ पे सबको भेजा जा रहा था, उस डिवीज़न के जितने भी थे। तो मेरे पास करीब 1200-1300 लोग ऐसे थे जो जिनको पास कोई काम नहीं था। तो क्या करते थे कि वो दिन भर वो जुआ खेलते रहते थे और गायब रहते थे। तो एक नया ऑफिसर होने के नाते हमको लगा कि भाई अच्छा नहीं लगा, तो हमने उनकी अटेंडेंस मार्क करनी शुरू करी। जब 3 बार, एक बार सुबह 8 बजे शिफ्ट शुरू होती थी, 8:30-9 बजे, एक बार लंच के बाद, 2 बजे के बाद, एक 4 बजे के जस्ट पहले। तो 3 बार की जब अटेंडेंस मार्क होनी शुरू हुई तो करीब 60-70 लोग ऐसे निकल आए जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, जो कि गायब हो जाते थे। फिर यूनियनबाजी शुरू हो गई। तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई कर दी गई, मैं समझ गया। तो यूनियनबाजी शुरू हो गई। हमारे ऑफिस के सामने टेंट लगा के उन लोगों ने, समझ गया। तो फिर हमको समझ नहीं आया क्या करें। तो वहीं पर एक सिलेक्शन हो गया आपका। हाँ, तो उसकी वजह हम शायद छोड़ते ना। वहाँ पे एक एसडीएम थे हमारे, जो हम नए थे तो जानने वाले निकल आए, तो वहाँ पे आते जाते रहते थे जहाँ हम रुके हुए थे। तो उनसे मैंने वो कहा कि यूनियन वाले ऐसे, उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया और एक ने बल्कि इनको हमको धमकाया था वहाँ पे। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई देखो यार ऐसे ऐसे है। तो वो एसडीएम साहब जो है वहाँ पे आए हमारे शेड में, उन्होंने फिर वहाँ पे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा होती है उसमें कुछ समझाया। तो मैंने देखा कि उनके साथ में एक कांस्टेबल गन लिए हुए था। तो मुझे लगा कि ये एक एसडीएम है और एक कांस्टेबल गन लिए हुए घूम रहे हैं, मैं तो जाऊंगा पुलिस में, तो मेरे पास तो पूरा महकमा ही होगा जो है। मैं अपने हिसाब से काम कर सकूंगा। हाँ, तो फिर मैंने वो डिसाइड कर लिया और आप सिविल में कि अब ये रेलवे हम छोड़ेंगे, और फिर हमने छोड़ के सिविल सेवा ज्वाइन बड़ी रोचक कहानी है आपकी सिविल सेवा में आने की और पुलिस को ज्वाइन करने की। क्योंकि आपके अंदर काम करने का जज्बा था, इसलिए आपने सोचा कि काम अगर करना है तो सुरक्षा और सम्मान दोनों जरूरी है और काम भी करना है, इसलिए आप सिविल में आए। सर, आप बहुत जिलों में कप्तान रहे। उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी यहाँ पर बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपके बारे में मुझे पता है कि आप जो है क्रिमिनल्स के लिए, क्या वो सिविलियन हो या फोर्स का हो, आप उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो ये मैं ये मानूं कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप चूंकि बिहार के सिवान के छोटे से ज़िले से आए हैं और सिवान में भी क्रिमिनल्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, अब है कि नहीं, ये पहले होती थी। तो मुझे लगता है वो असर था कि आपके माइंड पर कि जिसकी वजह से आपने इतना ज़्यादा काम किया इनको सुधारने के लिए। देखिए, एक तो क्राइम जो है ना अपने आप में वो समाज के लिए एक कोढ़ और अभिशाप की तरह है। ठीक है। और क्राइम से जनरली जो अफेक्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो छोटे गरीब आदमी, वंचित तबके के लोग, मजलूम जो होते हैं, जिनको कोई सहारा नहीं होता जो है, हाँ, वही वो अफेक्ट होते हैं। देखिए, कोई बड़ी घटना हो जाए, हत्या हो जाए, तो एक परिवार अफेक्ट होता है। लेकिन छोटा आदमी है, उसकी साइकिल अगर चोरी हो जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी घटना है। बड़ी घटना होती है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हाँ, तो क्राइम अपने आप में एक अभिशाप है। तो जो क्राइम के जो परपेट्रेटर्स हैं या जो क्राइम करने वाले हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो तो फिर समाज में जो पुलिस का जो दायित्व है उस पर लोगों की उंगली उठने लगती है, और एक ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि विश्वास का अभाव वो होने लगता है। जो तो आपने बखूबी उसको भरा है, उस खाई को हाँ, कोशिश करी है मैंने। मुझे पता है और सारे लोग भी जानते हैं कि आपने उस खाई को बखूबी भरा है। बहुत जगह पे आप कई रेंजों में जब आप आईजी रहे हैं तो आपने सिविलियंस पे, मतलब चाहे वो क्राइम करने वाला बंदा आम आदमी हो या फोर्स का हो, आपने उस पर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगाई है और उसको भरने की बहुत कोशिश की है। उस कोशिश में आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक कामयाब हुए? कामयाबी बताना ये तो आपका दायित्व है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे संतुष्टि बहुत हुई फील्ड पोस्टिंग में, और जहाँ जहाँ मैं रहा मैंने कोशिश ये करी कि जो दायित्व दिया गया है सरकार द्वारा उसको पूरे तन्मयता के साथ में, शिद्दत के साथ में उसको निभाया जाए। जैसे जो प्रेजेंट असाइनमेंट है,
ये भी सरकार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे उन्होंने मुझे पोस्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। ये जाना ही जाता है उसी। हाँ, तो विशेष जांच बेसिकली गरीब और मजलूम और जो वंचित हैं जी, उस तबके के लिए ही जाना जाता है। हाँ, तो जिससे कि सरकार की भी मंशा यही है। तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई एक तरह से कि आपको तो काम ही उन्हीं लोगों के लिए करना था। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने काम सबके लिए किया है, लेकिन उनको थोड़ा सा विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, उनके लिए विशेष जो है व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं। और मैं जब कप्तानी करता था तो जब भी मैं गांव में जाता था भ्रमण पे, जनरली होता था, रूटीन ही रहता था कि 2 बजे तक आप जो है अपने ऑफिस में बैठे हैं, फिर लंच किया आपने और शाम को आफ्टरनून में फील्ड में निकल गए, गांव का भ्रमण कर रहे हैं या आप कोई घटनास्थल का निरीक्षण है वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके मैं ये कोशिश करता था कि अगर किसी बड़े गांव में गए हैं तो जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं उनके मोहल्ले में भी जरा चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सामान्यतः कम लोग जाते हैं। हाँ, कप्तान के पहुंच जाने से अपने आप में उसे किसी बड़े अधिकारी के पहुंचने से अपने आप में उसको बहुत सहानुभूति महसूस होती है और एक जिसे कहते हैं कि फेथ डेवलप होता है, बिल्डअप होता है। बिल्कुल। और पुलिस का मतलब भी यही है कि साहब आप जो है गरीब आदमी को या ज़रूरतमंद को आप उसका एक तो आत्मसम्मान दिलाएं और उसके अंदर विश्वास की भावना पैदा करें, जिससे कि वो अपना आत्मसम्मान के साथ में जी सके। जो है सब बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, तकरीबन 3 आपको जो है राष्ट्रपति पदक मिले हैं, उसके अलावा 2 और भी उसी कड़ी में पदक मिले हैं। इसके अलावा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान पदक मिला है और एडीजी रहते हुए जो और सम्मान है, ये सारे सम्मानों के मिलने के बाद भी आज भी आप जो है, जो मुझे पता है कि आप जो यहाँ विशेष जांच में है, जहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि नहीं, विशेष जांच में जल्दी कोई जाना नहीं चाहता है, वो ये सोचता है विशेष जांच में यार क्या रखा है। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद, मैंने आपके आने के बाद मैंने यहाँ की जब पता कराया तो पता चला कि आप यहाँ पर भी बैठ करके उनको जो कोई पूछ नहीं रहा था उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको आप किस तरह से उनकी आर्थिक मदद हो, सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन्हें मिल सके, उनके FIRs वगैरह जो नहीं होती हैं वो आप अपने स्तर से करा रहे हैं, वो बताइए थोड़ा सा। नहीं, ये कहना गलत होगा कि मैंने आके कुछ ज़्यादा किया है या पहले का अधिकारी नहीं कर रहे थे। ये इस डिपार्टमेंट का साहिल साहब ये दायित्व है ये कि ये बना ही इसीलिए है। आप ये देखें कि यहाँ पर मेरे अलावा एक DIG हैं, 3 SP हैं, एक एडिशनल SP हैं, 2 डिप्टी SP हैं और दूसरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है। तो इतना सरकार ने इन्वेस्ट किया हुआ यहाँ पे, किस लिए किया हुआ? इसलिए के लिए तो किया हुआ है। और सरकार की तरफ से बराबर पूछा जाता रहता है कि साहब ये विवेचनाएं क्यों लंबित हैं, आर्थिक सहायता क्यों नहीं मिल रही इनको। और बल्कि सरकार ने तो यहाँ तक कह रखा है कि अगर बजट भी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए निर्देश है, आदेश है कि साहब आप TR 27 जो ट्रेजरी रूल 27 है उसमें से निकाल उससे आप ड्रॉ करके आप भुगतान कर दीजिए और जैसे ही बजट अलॉट होगा तो अपने आप उसमें रिकूप हो जाएगा। जो है तो सरकार तो यहाँ तक चिंता करती है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और उनके कहे हुए कामों का निर्वहन, कार्यों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो हमारे मुखिया है ना, हाँ, बिल्कुल तो प्रदेश के मुखिया हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस द्वारा या उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन कराना ये हम लोगों का दायित्व है। और इसी के लिए डिपार्टमेंट बना भी है। बिल्कुल सही। और हम समझते हैं कि अगर हमारे प्रयासों से विवेचनाएं जो एक्ट के अंदर जो प्रोवाइडेड है 60 दिवस के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए, अगर उसमें हम सफल हो जाते हैं कि सभी विवेचनाएं 60 दिन में समाप्त हो जाए और उनको जो आर्थिक सहायता दे है वो अगर उनको मिल जाए तो ये हम समझते हैं कि हमारी सफलता होगी। तो मुझे ये मानना चाहिए कि यहाँ पर अभी जितना भी काम करना था वो आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसके सिवा कोई ऐसी चीज़ रह गई जो आपके मन में हो कि मैं नहीं कर पाया, सिविल सर्विस में IPS होने के बाद, यहाँ तक सर्विस कर लेने के बाद, इतने साल के बाद भी कोई मन में ऐसी चीज़ है क्या? उसे भी थोड़ा सा मुझे बताएं, कोई चीज़ हो। देखिए ऐसा है ना, वो कहते हैं कि आदमी जो चाहता सब कुछ तो मिलता नहीं है। ठीक है, बराबर है। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता तो मुकम्मल जहाँ मिलेगा नहीं। गायकी में भी शौक है? नहीं, बहुत शौक नहीं है। हाँ। तो मुकम्मल जहाँ जब नहीं मिलता तो जो आपको मिला हुआ है ना
उसी में आप उसी को एंजॉय करिए और उसी में एक्सेल करने की कोशिश करिए। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ के लिए मेरे कई चीज़ें कहने के लिए। कुछ आप मोटिवेशनल बता दीजिए। और एक तो अपना वो आजकल मुझे लगता है कि यूथ टाइम बहुत वेस्ट करता है। गुड। टाइम वेस्ट किस में करता है? सोशल मीडिया पे और अनावश्यक गतिविधियों पे, एक्टिविटीज़ पे। अभी आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और टीवी में देख रहा था, पबजी गेम खेलते हुए एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। यूथ आजकल पबजी गेम पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। तो पबजी तो आजकल चल रहा है, वैसे पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी होती रहती हैं कि जो डिफरेंट जो गेम्स हैं उस पर बहुत समय ना वेस्ट करें। तो जो यूथ टाइम वेस्ट कर रहा है ना, उसको टाइम को वेस्ट ना करके उसको यूज़ करे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में। अभी आपने देखा होगा कि एकांतवास होने की वजह से अभी एक फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे कलाकार ने सुसाइड कर लिया। तो वो कम्युनिटी में जाके काम करे, अपने माता पिता की सेवा करे, प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करे। और यूथ के पास एक मेरी और सलाह है कि जो भी काम करे वो पूरे मन लगा के तन्मयता के साथ में करे और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करे। तो इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे इस ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में, धांसू हस्ती प्रोग्राम में आज हमारे साथ थे डीजी विशेष जांच उत्तर प्रदेश पुलिस 1989 बैच के श्री चंद्र प्रकाश जी। श्री चंद्र प्रकाश जी बिहार के एक बहुत छोटे से ज़िले सीवान से आते हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया दिल्ली से और उसके बाद बड़ा स्ट्रगल करने के बाद कई जगह आपने 84 के बाद नौकरियां की और उसके बाद फाइनली आपके मन में जो एक जज्बा था कि गरीबों और मजलूमों और वंचितों को न्याय किसी भी कीमत पर जाकर के मिलना चाहिए, उसके लिए वो अग्रसर हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से श्री चंद्र प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई और उनके लिए ईश्वर से शुभेच्छा है कि वो आगे अपने जो उनके निश्चय हैं उन दृढ़ निश्चयों में वो आगे और बढ़ते रहें और कामयाबी को इसी तरह छूते रहें। आगे हम फिर किसी ट्रेमेंडस पर्सन के साथ, किसी धांसू हस्ती के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप सब अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।